हाँ जी, क्या हाल है सबके? पेपर की तैयारी हो रही है नहीं हो रही? 22 तारीख को पेपर है यूपीपीसीएल का। इंग्लिश का पेपर लेके आ गया हूँ एक बार फिर से। 2016 का एग्जाम करेंगे हम सॉल्व। प्रीवियस ईयर आपने देख लिए हैं सारे। महामैराथन आ चुकी हैं सारे सब्जेक्ट्स की। आशा है आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। और अभी तक अगर आपकी तैयारी नहीं है, इंग्लिश में आपको डर लग रहा है, तो इंग्लिश की वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट देखो। पुराने पेपर कर लो इंग्लिश के, इनफ है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम आप निकाल रहे हो ना हर सब्जेक्ट के, तो आप इनफ तैयारी थोड़ी आपकी है कि आप पेपर में फंसोगे नहीं। मोटा मोटा ये समझिए, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी प्लेलिस्ट हमारी खोलिए। इंग्लिश के तो सारे ही आपके प्रीवियस ईयर बन चुके हैं। 2020, 2019, 2018, 2016 का पेपर आ चुका है। 2017 में पेपर हुआ नहीं था, 2016 का आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने। तो पेपर को करना है आपको, लास्ट तक बने रहना है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, याद कीजिए। पेपर में यही ऐसा के ऐसे ही उठ के भी आ सकता है, और ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो समझिए क्वेश्चंस को कैसे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चंस नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, बेसिक इंग्लिश वाले क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, शुरू करते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर यूपीपीसीएल का 2016 का इंग्लिश पार्ट आज हम करेंगे, मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। माई सिस्टर सेड आई कांट फाइंड द बुक यू टोल्ड मी अबाउट। क्या कह रही है? उस मेरी सिस्टर ने कहा, मैं वह बुक ढूंढ नहीं पा रही जो तुमने मुझे बताई थी। ठीक है, अब इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है हमें। तो क्या करेंगे इसमें? आंसर मैं साथ साथ लिख रखे हैं सबके इस बार। आप पहले ऑप्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़िए, और जल्दी जल्दी पढ़ना है आपको। ठीक है, पेपर में कैसे करना है, जल्दी जल्दी आपको करने हैं क्वेश्चंस को। तो ऑप्शंस पे एक बार निगाह मार लो कि क्या आपको लग रहा है, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है। माई सिस्टर सेड आई कांट फाइंड द बुक यू टोल्ड मी अबाउट। अब देखो यहाँ पे जो मेन बात आएगी, कांट की आएगी। ठीक है, और किसकी आएगी? टोल्ड वाली बात आएगी, जो बीच में क्वेश्चन में फंसेगा। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। माई सिस्टर सेड दैट यू कांट फाइंड द बुक आई टोल्ड यू अबाउट। अब इसने आई का तो यू कर दिया। मेन तो आई है ना, सब्जेक्ट क्या है? आई। तो इसने क्या कर दिया? यू कर दिया। तो यू तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए गलत हो गया इसके लिए। बी ऑप्शन क्या है? माई सिस्टर सेड दैट आई कांट फाइंड द बुक यू टोल्ड मी अबाउट। अब आपको पता है कि जब डायरेक्ट से, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है डायरेक्ट है। आपको इनडायरेक्ट में जाना है। किस में जाना है? इनडायरेक्ट में जाना है ना। तो इनडायरेक्ट में जाने के लिए आप कांट का कुड हो जाता है। कांट जो लिखा हुआ है, कुड हो जाता है, कुडंट, है ना। और दूसरा क्या है? टोल्ड का क्या हो जाता है यहाँ पे? हैड टोल्ड। सारे में लिख देता हूँ बेसिक। हैड टोल्ड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो देखो अब कहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, कांट का कुड। तो ये ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया, कांट की वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। सी आप पार्ट में आ जाएंगे। अब माई सिस्टर सेड दैट शी कुडंट फाइंड द बुक। ठीक है, कुडंट मिल गया हमें। कुडंट फाइंड द बुक यू हैड टोल्ड हर अबाउट। ठीक है, क्या कह रहे हैं? यू हैड टोल्ड हर अबाउट। चलो, अभी मैंने बता दिया था कि हैड टोल्ड आना चाहिए और कुडंट आना चाहिए, ये तो ठीक है। डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। माई सिस्टर सेड दैट शी कुडंट फाइंड द बुक, कुडंट फाइंड द बुक आई हैड टोल्ड हर अबाउट। अब देखो, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। क्यों सही है? अब आपका आंसर को देखते हैं, क्या है आंसर में। द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ऑप्शन डी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स द गिवन डायरेक्ट सेंटेंस इज assertive एंड इट्स रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। ठीक है, मैंने बता दिया कि कांट का couldn't हो जाता है, पास्ट टेंस में बदल जाता है। और टोल्ड का क्या हो जाता है? हैड टोल्ड में हो जाता है। तो पास्ट में चला जाता है ये। मैंने पूरी इस बार व्याख्या के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिए हैं। सो द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कैन चेंज इनटू कुड। यही मैंने बताया था यहाँ पे, कैन का कुड हो गया, और दूसरा टोल्ड का हैड टोल्ड हो गया। प्रोनाउन ऑल्सो बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नरेशन। तो इस वजह से आपका ऑप्शन डी एकदम सही रहेगा। आ रही समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है हमें? फटाफट फटाफट करेंगे इस बार हम। सिनोनिम बताना है हमें कैलस का। कैलस वर्ड क्या होता है? कैलस वर्ड का मतलब होता है कठोर या निर्दयी।
क्या मतलब होता है? कठोर। सही है। तो इसका सिनोनिम, सिनोनिम क्या होता है भैया? सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड होता है। तो कठोर यानी कैलस यानी कठोर का सिमिलर वर्ड क्या होगा? बताओ। पहले इनके सबके मतलब देख लेते हैं। इनडिस्टिंक्ट मतलब अस्पष्ट होता है। इंटरेस्टेड मतलब रुचि रखने वाला। और इंफीरियर मतलब घटिया या छोटा, नीच। ठीक है। तो कठोर का जो सिनोनिम बताना है, कैलस का जो सिनोनिम बताना है, तो कौन सा बच गया हमारे पास? बताओ जी। बी ऑप्शन बचा, इनसेंसिटिव। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैलस यानी कठोर, निर्दयी इज इनसेंसिटिव। का क्या मतलब होता है? असंवेदनशील। ठीक है। असंवेदनशील। इंफीरियर इसका इनसेंसिटिव का मतलब होता है। तो कैलस का क्या सिनोनिम हो गया? इनसेंसिटिव। साथ साथ अगर नहीं लिखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर साथ साथ नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है वीडियो को देखने का। तभी याद रहेंगे क्वेश्चंस, स्पेशली आपके वोकेबलरी के क्वेश्चंस जो वर्ड मीनिंग्स वाले हैं, ऑपोजिट वर्ड हैं, सिनोनिम वर्ड्स हैं, तो उनको तो खासकर लिखिए प्लीज। ठीक है। और कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि कैसी आपकी तैयारी है। आपका फेस जो है वो ऐसे है या आपका फेस ऐसे है? और ये आपके दो थ्योरिया भी हैं कि बहुत उदास हैं, बहुत डर लग रहा है हमारे को पेपर के लिए, और या फिर ये वाला फेस है कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया तैयारी है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है जब कमेंट करते हैं लोग, हमें बताते हैं कि कितना बढ़िया उनकी तैयारी है, कैसी कहाँ उनका सेंटर पड़ा है। सारी हमसे बातें कीजिए। और सबसे मेन बात, टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कहाँ जी रहे हैं। मतलब टेलीग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। सारी इंपॉर्टेंट उसमें नोटिफिकेशन आ रही हैं। सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे सबसे पहले। और क्या चाहिए? वर्ड मीनिंग्स आपके पास रोज आ जाते हैं। तो उसको फॉलो कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यूपीपीसीएल की पुरानी बुक, सॉरी पुराने जो पेपर्स हैं उसकी पूरी हमने वीडियो एक बनाई थी कि कौन सी बुक हम एकदम सुटेबल रहेगी। तो उसको खरीदिए, लिंक उसका भी नीचे मिल जाएगा आपको। खरीद के उसको सॉल्व कीजिए, सारे एग्जाम्स को, सारे प्रैक्टिस पेपर को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए। तो वो भी आपको लेनी है, एक प्रीवियस ईयर एग्जाम की बुक, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये वाला फेस है या ये वाला फेस है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब जो मेन हमारा क्वेश्चंस हैं बढ़िया वाले, क्या है? 2016 का पेपर है, मैं बता रहा हूँ पहले से ही, और 2016 में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं। अब पढ़ लो क्या है क्वेश्चन में। 86 टू 87 में क्या है? इन दीज क्वेश्चंस द गिवन सेंटेंसेस मे और मे नॉट हैव एरर्स। ठीक है, एरर इसमें है या ना है वो देखना है हमें। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, 1 2 3। इफ देयर इज नो एरर, मार्क 4 एज योर आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? कि आपको इन तीनों सेंटेंसेस में 1 2 3 में एरर चेक करना है। अगर एरर निकला तो वो वाला ऑप्शन मार्क करेंगे, और अगर एरर नहीं है तो क्या मार्क करेंगे? 4 मार्क करेंगे। सही है। चलो जी, अब पढ़ते हैं एक एक सेंटेंस को और देखते हैं। एवरी चाइल्ड मस्ट मेक अ रेजोल्यूशन ऑफ गिविंग अप। ठीक है, मतलब हर बच्चे को एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि हम कभी गिव अप नहीं करेंगे। इसका ये मतलब है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। चलो जी, दूसरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। एट लीस्ट वन ऑफ द बैड हैबिट। क्या मतलब है इसका? ना तो इसने सब्जेक्ट दिया, साथ में क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द बैड हैबिट क्या? ओके ओके ओके, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? ये पूरा एक सेंटेंस है जो इसने अलग अलग कर दिया ना, ये अलग अलग सेंटेंसेस नहीं है, ये पूरा एक सेंटेंस है। अब समझ में आया? पता है कैसे? ये एवरी चाइल्ड मस्ट मेक अ रेजोल्यूशन ऑफ गिविंग अप एटलीस्ट वन ऑफ द हैबिट सच एज गेटिंग अप लेट, बाइटिंग नेल्स एक्सेट्रा। ये पूरा एक सेंटेंस है। अब इसमें से पार्ट्स बना दिए और इसमें बताने कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सेंटेंस का पार्ट गलत है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से एकदम सही था फर्स्ट में। सेकंड क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द बैड हैबिट। ठीक है जी, वन ऑफ द बैड हैबिट यहाँ पे क्या गलत है देख लेंगे। सच एज गेटिंग अप लेट, बाइटिंग नेल्स एक्सेट्रा, ये तो बिल्कुल सही है। तो यही ऑप्शन थोड़ा डामाडोल सा लग रहा है ना? तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। यहाँ पार्ट टू में एरर है। पार्ट टू में एरर है। वन ऑफ के बाद सदैव प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, अतः वन ऑफ द बैड हैबिट के स्थान पर वन ऑफ द बैड हैबिट्स का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है कि जब वन ऑफ द लिख दिया, क्या लिख दिया? वन ऑफ द जो आपका मेन वर्ड है, अगर वन ऑफ द आ गया तो इसके बाद प्लूरल ही आएगा, वन ऑफ द बैड हैबिट्स आएगा, कि उन सब में से एक हैबिट। समझ में आ रहा है? वन ऑफ द बैड हैबिट्स, उन सारी बैड हैबिट्स में से एक। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन में आपका लिखा होगा टू, तो वो एकदम गलत हो जाएगा। एरर बताना था हमें हमें इसमें,
तो ये मिल गया है हमें। चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें भी वही है, एरर बताना है, पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ेंगे। द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming मैचेस। ठीक है, समझ में आ गया कि जो कैप्टन था वो अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था फोर्थ कमिंग मैचेस के लिए, जो मैचेस आने वाले हैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था अपनी टीम के साथ। सही है। तो अब इसमें गलत क्या है? द कैप्टन along with his टीम, जो कैप्टन था वो अपनी टीम के साथ, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलत लग नहीं रहा। आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, अब भैया प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, चलो बताता हूँ इसमें क्या गलत है। फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस, ये भी सही है, फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस, जो मैचेस आने वाले हैं उनके लिए। तो सेकंड ऑप्शन इसमें भी गलत है। क्यों गलत है, इसकी भी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पूरी। यहाँ आर प्रैक्टिसिंग के स्थान पर इज प्रैक्टिसिंग आएगा। क्या आएगा? आर नहीं आएगा, इज आएगा। द कैप्टन along with his team is practicing very hard, समझ में आ रहा है? इस प्रैक्टिसिंग का प्रयोग सही होगा। वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाने वाले नाउन कुछ कंजंक्शन जैसे along with, as well as, together with, etc से जुड़कर आते हैं, तो वाक्य की वर्ब सदैव पहले प्रयोग किए जाने वाले नाउन प्रनाउन के अनुसार ही प्रयोग की जाएगी। समझ में आ रहा है? पहले जो आएगा उसके हिसाब से प्रयोग किया जाएगा। टीम इधर सिंगुलर था, इसलिए इज आएगा। अगर आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आई होगी तो इस भाषा को समझ लीजिएगा, ये जो लिखी हुई है इस व्याख्या को एक बार गो थ्रू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझ में आया मेरी भाषा को। ठीक है, कि इज क्यों आया और आर क्यों नहीं आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब 88 और 88 से लेकर 90 क्वेश्चन तक क्या करना है हमें। इन दीज क्वेश्चन पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, मतलब फिल इन द ब्लैंक है बेसिकली, कुछ नहीं है। ठीक है। रजनी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हर आंसर्स वेयर डैश टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। बताओ जी। एल्यूसिव, पर्टिनेंट, रिवीलिंग, रेफरेंशियल, चारों में से कौन सा है बता दो। उसको बाकियों को गलत कर देंगे और एक जो है आपके हिसाब से बता दो कौन सा है। पहले सबके मतलब देखते हैं। एल्यूसिव का मतलब होता है भ्रमात्मक। क्या मतलब होता है? भ्रमात्मक। रिवीलिंग का मतलब प्रकट करना, रिवील करना किसी चीज को। और रेफरेंशियल का मतलब होता है किसी चीज को रेफर करना, निर्देश देना। ठीक है, निर्देशात्मक। और जो मेन हमारा आंसर आएगा, रजनी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हर आंसर्स वेयर, क्या आएगा? पर्टिनेंट आएगा, पर्टिनेंट आएगा, सॉरी, सी ऑप्शन। यहाँ रिक्त स्थान पर पर्टिनेंट का प्रयोग उपयुक्त है, जिसका अर्थ उचित होता है। पर्टिनेंट मतलब पहले बता देता हूँ मैं आपको। पर्टिनेंट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? उचित। ठीक है। तो देखिए, रजनी फेयर्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हर आंसर्स, यहाँ पे वेयर नहीं आएगा, देखो वेयर की वजह से कंफ्यूजन हो रही है, ये स्पेलिंग एरर है, वर आएगा। ठीक है, वेयर कुछ नहीं बनेगा, टाइपिंग एरर है ये। रजनी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हर आंसर्स वर पर्टिनेंट, कोई भी उसका आंसर उचित नहीं था क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। समझ में आ रहा है अब क्यों पर्टिनेंट इसका आंसर रहेगा? बाकी सारे इसके गलत हो जाएंगे। मैंने सबके मतलब बता दिया आपको, पर्टिनेंट का मतलब बता दिया उचित, और इसका आंसर भी है उचित। बढ़िया। चलो 89 क्वेश्चन है, द डॉग हैज बीन डैश बाय द कार। बताओ जी। रन आउट, रन ओवर, रन इनटू या रन फॉर, बता दो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। द डॉग हैज बीन डैश बाय द कार, देखो सबके मतलब पहले देखो। रन इनटू का क्या मतलब होता है, इसमें जो मेन वर्ड है रन इनटू, कोलाइड विद समवन या टकरा जाना। जो डॉग है वो कार के साथ क्या टकराया है? टकराया नहीं है। इसमें क्या हुआ? द डॉग हैज बीन, सेंस बनाओ थोड़ी। ठीक है, द डॉग हैज बीन रन ओवर बाय द कार, कुचला गया है। यहाँ रिक्त स्थान पर रन ओवर का प्रयोग होगा, जिसका अर्थ कुचलकर निकलना होता है। किसका प्रयोग होगा? रन ओवर। समझ में आ रहा है? द डॉग हैज बीन रन ओवर बाय द कार, क्यों है रन ओवर? कुचलकर निकलना, जो कार ने उसको कुचल के निकल गई, इसका सेंटेंस वहां बनेगा। समझ में आ रहा है? बाकी आपको व्याख्या दे दी गई है, गो थ्रू कीजिए इसको अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है। इसलिए यही हमारा मोटिव है कि अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा तो आपको लिखा हुआ समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। 90th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड डैश द एग्जामिनेशन। ये तो बहुत ईजी सा है। क्या आएगा इसमें? टू गिव,
टू लिसन, टू वर्क, टू टेक। जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर नहीं थे एग्जामिनेशन के लिए, देने के लिए, एग्जामिनेशन को सुनने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, टू वर्क एग्जामिनेशन का काम करने के लिए, या क्या आएगा, टेक या गिव, बता दो, लेना या देना। यहाँ रिक्त स्थान पर टू टेक का प्रयोग उपयुक्त है। द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन लेने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, टू टेक। बढ़िया। चलो जी, 91 और 92 में क्या करना है हमें, इन दीज क्वेश्चंस चूज वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन वर्ड बताना है, किसका वन वर्ड बताना है, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। बता दो जी, ये कोरोना वायरस तो नहीं है कहीं। अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट में आने की वजह से डिजीज फैलती है। ये पेपर 2016 में आया है, 2016 में। अगर अभी 2022 में आएगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, कोरोना वायरस होगा, है ना। चलिए जी, 2016 के हिसाब से क्या आंसर है देख लेते हैं। अच्छा, डिजीज बतानी है तो पहले देख लेते हैं सबका मतलब। इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल का मतलब होता है ला इलाज, जो जिसका इलाज नहीं हुआ जा सकता। अ पर्सन हु कैन नॉट बी क्योर्ड, ठीक है, इनक्यूरेबल। और ये क्या है, कंटेजियस, कंटेजियस का क्या मतलब होगा, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, जो कि हमारा आंसर भी है मेरे भाई, कंटेजियस इसका आंसर है, अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट। कोई बात नहीं, कंटेजियस इसका आंसर है, बाकी का मतलब देख लेते हैं। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन से जो हो जाता है, संक्रमण वाली चीजें जो होती हैं, डिजीजेज जो होती हैं। इन्फेक्शियस यानी लाइबल टू बी ट्रांसमिटेड टू पीपल ऑर्गेनिजम्स थ्रू द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के थ्रू फैल जाती हैं या आदमियों के थ्रू फैल जाती हैं, उसे इन्फेक्शन कहते हैं। और फेटल का क्या मतलब होता है, घातक, कॉजिंग डेथ, जो डेथ मतलब घातक होती है उसे फेटल कहा जाता है। तो हमारा मेन आंसर क्या हो गया, कंटेजियस, डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, कंटेजियस। सही है। चलो, 92 क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है, दैट विच कैन नेवर बी बिलीव, जो अविश्वसनीय है, जिसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। बता दो इन चारों में से कौन सा वर्ड है। पहले सबके मतलब देख लेंगे। इरिटेबल का क्या मतलब है, चिड़चिड़ा, ठीक है। इरिटेबल का क्या मतलब है, इरिटेबल का क्या मतलब है, चिड़चिड़ा। हैविंग नो शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजीली अनॉयड, ठीक है। इरिटेबल का मतलब ये हो गया जो चिड़चिड़ा होता है। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल का क्या मतलब होता है, जो स्थिर है या अटल है। इनएविटेबल का मतलब हो गया अ सिचुएशन दैट इज अनअवॉइडेबल, यानी जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसे क्या कहा जाता है, इनएविटेबल। और जो हमारा आंसर है, द दैट विच कैन नेवर बी बिलीव्ड का क्या आंसर है, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल इंडिया, क्या है इनक्रेडिबल इंडिया, क्या होता है, अविश्वसनीय इंडिया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, अविश्वसनीय इंडिया, इनक्रेडिबल का मतलब होता है। तो इनक्रेडिबल आंसर हो गया। चलिए जी, अब इनमें क्या करना है, 93 और 94 में, इन दिस क्वेश्चन चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अच्छा जी, इडियम और फ्रेज दे दिया इन्होंने। क्या इडियम फ्रेज है, मेक अप वंस माइंड, मेक अप वंस माइंड। तो बी प्रिपेयर्ड, मेक समवन हैप्पी, मेक अ डिसीजन, क्रिटिसाइज समवन। बहुत ईजी है ये वाला, तो आपको समझ में आ गया होगा। मेक अप वंस माइंड कि अपना मन बना लेना, तो मेक अ डिसीजन, ठीक है। मेक अप वंस माइंड का क्या मतलब होता है, टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग, किसी वस्तु के बारे में निर्णय लेना। ये क्वेश्चन इजी था, इसमें इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इस वाले का क्या मतलब है, टू वेदर द स्टॉर्म, टू वेदर द स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या क्या मतलब होता है, तूफान। अच्छा जी, सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, क्रिएट डिफिकल्टी फॉर अदर्स, विक्टिम ऑफ क्राइसिस या अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। बता दो जी, टू वेदर द स्टॉर्म, देखो इसका आंसर होगा सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्यों होगा, टू वेदर द स्टॉर्म यानी टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड। उसने स्टॉर्म को फेस कर लिया, तूफान आंधी तूफान को फेस कर लिया बिना हार्म हुए। तो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना कठिन परिस्थिति का सामना करना, क्या कहा जाता है, टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म मतलब बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए, किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर लेना। चलिए, बढ़िया। 95 और 96 में क्या करना है, इन दीज क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग।
चलो जी, वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया। ऑपोजिट मतलब बताना है, एंटोनियम बताना है। किसका बताना है? माइटी का। माइटी का क्या मतलब होता है? शक्तिशाली। माइटी राजू आता था बचपन में, तो माइटी का क्या मतलब हो गया? शक्तिशाली। सही है। माइटी का ऑपोजिट वीक यानी कमजोर होगा। शक्तिशाली का कमजोर शक्तिशाली का ऑपोजिट तो क्या ही होगा? वीक होगा। टफ तो होगा नहीं। टफ का क्या मतलब होता है? कठोर। फोर्सफुल मतलब सशक्त, और फोर्सिबल मतलब प्रबल। तो प्रबल भी नहीं होगा, फोर्सफुल भी नहीं होगा, टफ भी नहीं होगा, तो क्या होगा? शक्तिशाली का कमजोर। तो वीक इज आर आंसर। बढ़िया, लिखते रहिएगा साथ साथ। ब्लिस। ब्लिस का भी बता दो, क्या बताना है इसमें? एंटोनियम बताना है हमें ब्लिस का। ब्लिस का पहले मतलब तो बता दो। ब्लिस का मतलब होता है आनंद। ठीक है, आनंद लेना, ब्लिस। और ब्लिस का ऑपोजिट वर्ड होगा सौरो। आनंद का क्या होगा? दुख होगा, क्या नहीं होगा? ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। आनंद का दुख, तो कहाँ है? सौरो कहाँ है? सौरो ये है। और डिमाइस का मतलब होता है किसी की मृत्यु। क्या सेंटेंस बन सकता है डिमाइस का? अ सडन डिमाइस। अ सडन डिमाइस, अचानक से किसी की मृत्यु हो जाने को क्या कहा जाता है? अ सडन डिमाइस, मृत्यु। फ्रेम, सॉरी फेम। फेम यानी पॉपुलर होना, प्रसिद्धि होना। पैराडाइज यानी स्वर्ग। ठीक है, पैराडाइज यानी स्वर्ग। तो ब्लिस का हमें ऑपोजिट वर्ड बताना था। ब्लिस का मतलब होता है आनंद, और इसका ऑपोजिट हो गया दुख यानी सौरो। दुख, चिंता, सौरो। सही है। चलिए जी, क्या क्वेश्चन कह रहा है 97 में? क्या करना है हमें? रीअरेंज करने हैं हमारे को सेंटेंसेस को। चार सेंटेंसेस दे रखे हैं, हमें बताना है कि कैसे इसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बना देंगे हमें। तो पहले क्या करना है इन क्वेश्चंस में? सबसे पहले इन क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस को रीड कीजिए। सारे ऑप्शन को रीड करने के बाद पहला क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे इसमें। क्या करेंगे? सब्जेक्ट, कि किसके बारे में पैराग्राफ है, किसके बारे में बात हो रही है। तो पहले देखो क्या होगा इसमें। थॉमस एल्वा एडिसन, और कुछ तो है नहीं। इन्फ्लुएंस लाइफ अराउंड द वर्ल्ड, किसके बारे में बात हुई है? डेवलप डिवाइसेस दैट ग्रेटली, कौन सा डिवाइस बना दिया, किसने बना दिया? कुछ नहीं पता। फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर्स, कैमरा एंड द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, क्या है इसका अगाड़ा पिछाड़ा क्या है? तो जो मेन हमारा सब्जेक्ट है, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन डेवलप्ड डिवाइसेस दैट ग्रेटली influenced life around the world including phonograph, motion pictures, camera and electric light bulb, यानी DBAC। DBAC फिर से एक बार पढ़ेंगे और उसका मतलब देखेंगे। जो थॉमस एल्वा एडिसन था, उसने डेवलप किए डिवाइसेस जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया लोगों को और पूरे वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग क्या था, क्या क्या बनाया था उसने? फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर्स कैमरा एंड इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। ठीक है, तो बी इज आर आंसर। DBAC सही आंसर है इस प्रश्न का। तो इसका एक बार आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। 98th क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है? इसमें भी हमें अरेंज करना है, रीअरेंज करना है सेंटेंस को। वही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? बता दो मेरे भाई। सब्जेक्ट ढूंढेंगे इसमें। चारों को फटाफट पढ़ो और सब्जेक्ट ढूंढो। हेल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, क्या हेल्ड हुआ वो नहीं पता। अपीयर इन एसएससी एग्जामिनेशन, क्या है? अपीयर इन एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, कौन अपीयर हुआ वो भी नहीं पता। एवरी ईयर मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम, हाँ जी, एवरी ईयर मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम, ज्यादातर स्टूडेंट्स, हर साल, ये बन सकता है हमारा सब्जेक्ट कि सब ये स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है जी, सी ऑप्शन हमें लगा कि हाँ जी सब्जेक्ट बन सकता है। तो सी किस में है? चारों ऑप्शन में सी किस में है? इसमें है। तो इसी को पहले जोड़ के देखेंगे पूरे सेंटेंस को। जो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लिया, तो उसके बाद बाद ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद अगर सी के बाद आपको जो भी दिख रहा है उसको जोड़ के देखिए, आपके हिसाब से मीनिंगफुल सब्जेक्ट बन रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, तो ठोकिए आंसर को। ठीक है, CDBA, CDBA चेक करेंगे एक बार। सी हमने देख लिया, एवरी ईयर मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री अपीयर इन द एसएससी एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि हर साल बहुत स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री अपीयर करते हैं एसएससी एग्जामिनेशन में, जो ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। तो CDBA इज आर आंसर। चलिए, 99th क्वेश्चन में क्या करना है? ऑल्टरनेटिव वर्ड बताना है किसका, सॉरी क्या करना है? वर्ड दे रखा है, उसका हमें मतलब बताना है, या इडियम फ्रेज दे रखा है, उसका मतलब बताना है। कौन सा वर्ड उसे एक्सप्रेस करेगा अच्छे से वो बताना है।
एडमोनिश, भैया एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना या किसी को सलाह देना, जो इंडिया में बहुत होता है। एडमोनिश बहुत किया जाता है, फ्री की सलाह दी जाती है। क्या दिया जाता है? एडमोनिश दिया किया जाता है। तो एडमोनिश से हम याद रखेंगे सलाह देना किसी को। और एडमोनिश का हमें सही मतलब बताना है इसमें। तो एडमोनिश का सही मतलब क्या होगा? एडवाइस होगा कि नहीं होगा? किसी को सलाह देना तो एडवाइस ही होगा। परमिट मतलब किसी को इजाजत देना, अनुमति देना। किसी को प्रेज करना, उसकी प्रशंसा करना, उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना, प्रेज कर रहे हैं उसकी। और कॉम्प्लीमेंट होना कि उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना था? एकदम सही करेक्ट वर्ड बताना था एडमोनिश का। तो एडमोनिश का जो सही मतलब बता रहा है वो है एडवाइस। कौन सा वर्ड है? एडवाइस। बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन क्या है वर्ड? एवेराइस। एवेराइस बहुत ही बढ़िया वर्ड, अभी तक किसी भी पेपर में नहीं देखा गया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। 2016 में ये वाला क्वेश्चन आया था, 2022 में आने के चांसेस बन सकते हैं, 6 साल में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। एवेराइस। एवेराइस का मतलब लालच या लोभ करना, लालच करना किसी चीज के लिए, एवेराइस। ठीक है। तो उसका समानार्थी शब्द बताना है हमें, तो उसका समानार्थी शब्द होगा ग्रीडीनेस। लालच का क्या मतलब होता है? ग्रीडी। ग्रीडी। तो सबका मतलब देख लेते हैं। अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब परिहार करना किसी चीज का। एनडीवीआर। एनडीवीआर का मतलब होता है प्रयत्न करना, बार बार एनडीवीआर कर रहे हैं यानी बार बार प्रयत्न कर रहे हैं। एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब होता है किसी चीज का समर्थन करना या किसी के साथ लगाव होना, एडहेरेंस का कहा जाता है। तो एवेराइस का समानार्थी शब्द क्या मिल गया हमें? ग्रीडीनेस। बढ़िया। आज हमने देखा 2016 का इंग्लिश पार्ट, प्रीवियस ईयर एग्जाम देखा हमने, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आशा है आपने लिख लिए होंगे इन क्वेश्चंस को, स्पेशली वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। प्लेलिस्ट इंग्लिश की फॉलो कीजिए। सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। पेपर है आपका 22 फरवरी, 24 25 को आपका पेपर है यूपीपीसीएल का। अलग अलग पेपर है, जहाँ पे भी सेंटर पड़ा है ज़रूर समय से पहुँच जाइएगा एडमिट कार्ड लेके। बाकी आप समझदार हैं, हम क्या ही बताएंगे आपको। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कब आपका एग्ज़ाम है, कहाँ आपका एंटर सेंटर पड़ा है आपका, कहाँ कितनी दूर आपको जाना है। दूसरा क्या बताएंगे आप, कैसी हमारी वीडियो लगी आपको, उस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई, अगर दिक्कत आई तो आपके लिए साथ साथ हमने व्याख्या दी है इस बार, तो व्याख्या के एक बार गो थ्रू कीजिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। कमेंट मैंने बता दिया कि आपको कमेंट करके हमसे बात करनी है। और दूसरा लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि मेहनत लग रही है वीडियो के लिए। तो आप लाइक तो ज़रूर कर ही देंगे। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। किसी का भला कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। जो पेपर दे रहा है, आपको पता है कि पेपर दे रहा है, तो उसका भला कर दीजिए बेचारे का। पेपर बहुत पास है, अब तो भेज दीजिए किसी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए।